आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट का पार्ट 2। जो चीज़ें रह गई हैं बाकी ये लास्ट वीडियो होगी, उसके बाद जो है ये हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। इसमें वर्क्स ऑफ आर्ट एंड देयर प्रेमिनेंस। वो जो है इलियट, वो आर्ट के वर्क्स के बारे में क्या कहता है, उसकी क्या ओपिनियन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है कि आर्ट जो है ना वो किसी की भी ओवर इम्प्रूव नहीं होती। इम्प्रूव से मुराद जो आर्टिस्ट ने अपना दे दिया ना 100% किताब में लिख दिया, वो उसकी खुद की आर्ट है। अगर हम चाहें उसको थोड़ा बहुत यहाँ से इम्प्रूव करने की कोशिश करें या वहाँ से और एक नई लिख दें उसके थॉट को, तो ऐसा नहीं होता। आर्ट जो होती है वो इम्प्रूव नहीं होती, या तो वो डेवलप होती है या तो वो रिफाइनमेंट होती है, या तो उसको जो है ना ऑथर जो है वो खुद बेहतर बना सकता है या तो वो उसको डेवलप कर सकता है। ठीक है, इम्प्रूव नहीं होती। जो चीज़ आपने अपने हाथ से क्रिएट कर दी है ना वो फिर अब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, वो अब आपका वर्क नहीं रहा। ठीक है, यानी कि आप उसको कहो कि मैं दोबारा लिखूँ, दोबारा इंप्रूव करूँ, ठीक है, चीज़ें अंदर चेंज करूँ, नो, अब वो पब्लिक वर्क बन चुका है, तो इसलिए इम्प्रूव नहीं हो सकती। दूसरा वो पॉइंट हाईलाइट यहाँ पे करता है कि जितने भी ओल्ड या क्लासिक राइटर्स थे उनकी जो बड़ी बड़ी राइटिंग्स थी, ऐसा नहीं है कि मॉडर्न दौर में उनकी राइटिंग्स को आउटडेटेड कर दिया गया है, यानी कि फ़ारग कर दिया गया है, वो अपनी सिग्निफिकेंस अहमियत खो चुके हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जो ग्रेट राइटर्स के वर्क्स थे, क्लासिकल वर्क्स थे, जो वो आज भी जिंदा हैं और वो कभी भी अपनी सिग्निफिकेंस नहीं खोएंगे, चाहे सोसाइटी जितनी मर्जी मॉडर्न क्यों ना हो जाए। क्योंकि कहता है कि आर्टिस्ट का ना हम पॉइंट ऑफ व्यू जो उसने कन्वे किया किसी भी अपने वर्क के अंदर वो हम चेंज नहीं कर सकते। उसका आर्टिस्ट का व्यू जो उसने अपने वर्क में जो कन्वे किया उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं हम कर सकते, क्योंकि हम क्या है, हम पब्लिक है। और आर्टिस्ट ने जो चीज़ बना दी है, ठीक है, उसके बाद तो वो उसका खुद का भी उस पर कोई इख्तियार नहीं है जो उसने चीज़ बनाई है। ठीक है, तो आर्टिस्ट अलग चीज़ है, आर्ट अलग चीज़ है। तो आर्ट कभी भी इम्प्रूव या रिफाइन नहीं होती। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अब ऐसी बात नहीं है कि शेक्सपियर, इलियट को आप इसमें कंपेयर किया जाए। बेशक कहता है कि क्लासिक्स को अगर हम मॉडर्न राइटर्स के साथ अगर हम उनका कंपैरिजन करवाते हैं तो ये बहुत गलत चीज़ है, हमें कंपैरिजन नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि जो इलियट है वो किसी और दौर में रह के किसी और कॉन्सेप्ट और ओपिनियन के साथ लिख रहा है, जबकि ये क्लासिकल वर्कर्स जो हैं, राइटर्स जो हैं, ये किसी और दौर में रह के किसी और दौर की बात करें। तो इनको कंपेयर करके ये बताना कि किसका वर्क हाई और लो क्वालिटी का, ये सरासर ज़्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनके मटीरियल एक दूसरे से डिफरेंट है, उन्होंने जिन बातों पर लिखा है वो सब्जेक्ट मैटर उनसे एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो कहते हैं कि तो आपको कंपेयर और कंट्रास्ट इसीलिए नहीं करना चाहिए था कि आप देख सकें कि भाई क्लासिक्स अच्छा लिखते थे या मॉडर्न अच्छा लिखते हैं, बल्कि आपको कंपेयर और कंट्रास्ट इसलिए करना चाहिए था कि आपको पता चले कि उस मॉडर्न राइटर्स में क्या नई नई चीज़ें, नई खूबियाँ, क्या नए फैक्ट्स उसने कन्वे करने की कोशिश की है। ठीक है, कौन से अपनी राइटिंग में उसमें नयापन है। सेकंड पैराग्राफ, अवेयरनेस ऑफ द पास्ट। ये फिर थोड़ी बहुत ट्रेडिशन की बात आ रही है यहाँ पे वो कहता है कि क्रिटिसिज्म करने के लिए ना, यानी किसी भी क्रिटिक को क्रिटिसिज्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो थ्योरी ऑफ ट्रेडिशन को फॉलो करे, यानी कि उसको पहले ट्रेडिशन का पता हो। ट्रेडिशन का पता होगा तो वो आगे जो भी राइटर है उसको जनरली क्रिटिसाइज कर सकेगा, उसमें जनरली फिगर आउट कर सकेगा कौन से पॉइंट्स उसके राइटिंग में न्यू है, कौन से उसके साथ ही क्रिएट किए हुए हैं, कौन से जो हैं वो ओरिजिनल है उसके खुद के। तो जब तक क्रिटिक को ही ना पता हो कि उसका पास्ट क्या है, उसका ट्रेडिशन क्या है, वो किस तरह अगले बंदे को जज कर सकता है। फिर वो कहता है कि नॉलेज जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ पोइट्स ऐसे भी हैं जिनके पास नॉलेज नहीं था लेकिन वो पूरी दुनिया में फेमस हो गए। शेक्सपियर की बात कर लें, उसने 4th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था, इतना नॉलेज उसके पास नहीं था, लेकिन आज पूरी दुनिया शेक्सपियर को जानती है, ही इज़ ए यूनिवर्सल राइटर। ठीक है, तो इस तरह कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि नॉलेज हो तो वही ग्रेट पोइट्स हों। हमें उन पोइट्स को ही पढ़ना चाहिए जिनके पास नॉलेज नहीं था लेकिन जिनके पास ये कला थी लिखने की, उन्होंने जिस टैलेंट के साथ इस चीज़ों को हैंडल किया वो सारी चीज़ें उनमें थी। ठीक है, तो ये समझे गॉड गिफ्ट है। दूसरा वो कहता है कि जो लोग ज़्यादा हैवी लर्नर्स होते हैं, जिनके पास लर्निंग एबिलिटी होती है, जो प्रैक्टिस करके आर्ट सीखते हैं ना, तो ऐसे लोग जिनके पास नॉलेज ज़्यादा होता है वो अपनी सेंसिबिलिटीज़ को भी साथ साथ ख़त्म कर रहे होते हैं, यानी अपनी दिमागी हालत को भी कमज़ोर बना रहे होते हैं, अपनी सोच, अपनी विजडम को भी जो है ना कम कर रहे होते हैं। वो कैसे? देखो, जब हम लर्निंग कर रहे होते हैं ना तो हम कुछ पर्सनस को लर्न कर रहे होते हैं, उनके आइडियाज़ को, तो हम उनके आइडियाज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं। हम क्रिएट कुछ नहीं करते लेकिन हम उनको पढ़ी जाते हैं। तो कहते हैं कि ये चीज़ जो है, लर्निंग जो है वो दूसरों के आइडियाज़ ड्रॉप करके अपना खुद का ओरिजिनल इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को डेड कर देना, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी को फॉलो करना, ये जो है ना ये चीज़ हमारी इंटेलिजेंसी को ख़त्म कर देती है। फिर ये आगे कहता है कि बुकिश नॉलेज जो है वो बस ठीक है, होना चाहिए हर इंसान के पास, लेकिन सबसे मेन बात है कि हर इंसान की लर्निंग कैपेसिटी, नॉलेज को एक्वायर करने की कैपेसिटी वो डिफरेंट होती है पर्सन टू पर्सन। अब मैं कहूँ कि एक बंदा बहुत लाइक है, वो फ़ौरन लेसन याद कर लेता है, दूसरा बंदा ज़रा उसको टाइम लगता है। ठीक है, तो वो कहता है कि देखो कैपेसिटीज़ डिफरेंट है। एक इंसान ने जल्दी याद किया, उसकी इतनी कैपेसिटी थी, दूसरे ने कम किया इतनी। अब ये दोनों कितनी देर तक उस डाटा को स्टोर रखते हैं, ये भी कैपेसिटी की बात है। तो वो कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि राइटर होने के लिए आपको नॉलेज में इतना गुम हो जाओ कि आप उसे बाहर ना हो, बल्कि कहता है कि पोइट की ड्यूटी ये है कि पोइट नॉलेज एक्वायर करे। ठीक है, ये राइटिंग के बारे में क्लासिक्स को पढ़े, ट्रेडिशन को पढ़े, जितना वो कर सकता है। ज़रूरी नहीं है पूरी किताब पढ़ ले, पूरा ट्रेडिशन को खंगोल ले। ठीक है,
उसके बाद कहता है कि जितना वो हो सके पढ़ सकता है अपनी एबिलिटी के मुताबिक, उसके पास पास्ट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, जितना भी वो कैरी कर सके, जितनी भी उसकी कैपेसिटी है। एंड ही मस्ट कंटिन्यू टू एक्वायर दिस कंटिन्यू कॉन्शियसली, और उसको ये बड़ी सिंसेरिटी के साथ ये नॉलेज जो है अपने पूरे आर्ट के करियर तक उसको ये नॉलेज जो है अपने साथ एक्वायर करते रहना चाहिए, ठीक है। इस तरह की जब हमें अवेयरनेस आती जाएगी ट्रेडिशन की, हमारा पोइटिक क्रिएशन शार्पन्स होगा इससे। तो उसने ये चीज़ कही ज़्यादा फोकस, उसने ये नहीं किया कि हमारे लिए नॉलेज ज़रूरी है, उसने कहा जिस फील्ड में मौजूद है उस फील्ड से हमें जो है हमें पता होना चाहिए कि वो चीज़ निकली कहाँ से। फॉर एग्जाम्पल उसने पोइट की एग्जाम्पल दी, तो पोइट के लिए जो है क्रिएशन उसकी सबसे बड़ा टूल है। तो क्रिएट कैसे करेगा चीज़ों को, वो अपनी थ्योरी ऑफ ट्रेडिशन के मुताबिक लेके आता है। पोइट को कहता है कि थ्योरी ऑफ ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए तुम सबसे पहले अपनी जो है ट्रेडिशन, सेंस ऑफ ट्रेडिशंस को मजबूत करोगे, उसके बाद तुम्हारी पोइटिक क्रिएशन होगी मैच्योर होगी, तो मैच्योर राइटिंग लिखोगे, तुम्हारी अपनी सेल्फ जो है ना उस टाइम वो निकल जाएगी। जब तुम ट्रेडिशन को फॉलो करके लिखोगे, ट्रेडिशन को जान के लिखोगे, तो उतनी ही कम तुम्हारी पोइट्री इम्पर्सनल होगी। इम्पर्सनल का मतलब इसमें तुम्हारी फीलिंग्स, इमोशंस, तुम्हारा अपना आप वो कम होगा उस पोइट्री में। जबकि तुम्हारे पास ट्रेडिशन का बहुत नॉलेज होगा, ट्रेडिशन दिखेगा तुम्हारी पोइट्री में, और कुछ न्यूनेस, इंडिविजुअलिटी उनसे हट के जो तुमने लिखा होगा वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट जो थ्योरी है ना, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्सटेंशन ऑफ पर्सनालिटी की बात की है। मैंने आपको पहले बताया कि इंडिविजुअल टैलेंट ऐसे के अंदर ना दो चीज़ें हमने बहुत गहराई में जाकर पढ़नी है। एक ट्रेडिशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन जो उसने दिया सारा, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सेकंड थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पर्सनैलिटी का मतलब क्या है, अपनी पर्सनैलिटी को निकाल कर, अपनी मैं को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को एक्सटेंड करके पोइट्री लिखना। अब ऐसी पोइट्री जो होती है वो मोस्टली आपने देखी होगी, वो रियलिज्म होती है, वो सटायर होती है, सोशल क्रिटिसिज्म होगी अपनी सोसाइटी पे, ठीक है, और हट के होगी। उसमें पोइट का या फिर किसी राइटर का जो है ना इन्फ्लुएंस नहीं होगा अपना, ठीक है, यानी उसकी पर्सनैलिटी नहीं होगी, उसकी खुद की ओपिनियन नहीं होगी। वो जो माशरे में हो रहा है, ऑब्जेक्टिव थिंग्स जो उसको नज़र आ रही हैं, उसकी राइटिंग में ऑब्जेक्टिविटी होगी, सब्जेक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। वो सबको लेके, सोसाइटी को लेके बात करेगा, वो खुद से कोई बात नहीं करेगा, जो उसको नज़र आ रहा है वही चीज़ है। और ऐसा वर्क जो इम्पर्सनल होकर लिखा जाता है वो सबसे ज़्यादा टाइमलेस होता है। शेक्सपियर की बात कर ली जाए तो उसने पूरी ह्यूमन नेचर को डिस्कवर किया, उसने अपनी बात नहीं की खाली। तो आज क्या है, आज शेक्सपियर टाइमलेस पोइट है। क्यों? क्योंकि वो हर दौर का इंसान जो है ना, जब भी वो पढ़ेगा वो कहेगा मैं ही शेक्सपियर में हूँ, मैं ही शेक्सपियर का ये करैक्टर हूँ, हेमलेट मैं ही हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, मैकबेथ मैं ही हूँ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिविटी जो होती है बहुत ज़्यादातर देखी जाती है, क्योंकि सब्जेक्टिव वर्क, अगर फॉर एग्जाम्पल आप ले लें कोई पर्सनल किसी का एक्सपीरियंस हो, आई वॉज गोइंग, आई करके लिखा हो, जैसे मोस्टली हम मैसेज पढ़े होते हैं तो आई का यूज़ करते हैं ना राइटर्स, अपनी बात करते हैं, अपने राइटिंग का पर्सनल एक्सपीरियंस हमसे शेयर करते हैं कि मुझे इतना भटकना पड़ा लिटरेचर के लिए, इसको सीखने के लिए कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटी गया। जॉर्ज ऑरवेल अगर आपने पढ़ी है उसकी वाई आई राइट, तो आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि वो कितना अपने बारे में बताता है, और फजूल चीज़ें मतलब पढ़ने का मज़ा बिल्कुल नहीं आता। तो यही चीज़ है कि जब हम पर्सनल होकर लिखते हैं ना, तो फिर चीज़ की वर्थ और वैल्यू दोनों गिर जाती हैं। लोग पर्सनल चीज़ों को देखना नहीं चाहते, लोग उन चीज़ों को देखना चाहते हैं जो उनके अपने बारे में लिखी गई हैं, जो उनकी लाइफ को आगे गाइड करें, जो उन्हें सही रास्ता दिखाएं, या फिर जो उनके इमोशंस को अटैच करें, लोग वही चीज़ देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर वो कहता है कि आर्टिस्ट को सबसे पहले तो अपनी सेल्फ को सरेंडर कर देना चाहिए ट्रेडिशन के आगे, यानी कि अपने आप को मार देना चाहिए और ट्रेडिशन को अपनी राइटिंग में लेके आना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, जो पास्ट होगा वो उसकी सेंसिबिलिटी को, सोचने की सलाहियत को तेज़ कर देगा, और इवन के तेज़ ही नहीं, पास्ट को भी मॉडिफाई कर देगा। जो पहले पास्ट था ना उसको भी तब्दील कर देगा, और इस तरह क्या होगा, एक नई चीज़ इवॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट वो कहता है कि ही मस्ट एक्वायर ग्रेटर एंड ग्रेटर ऑब्जेक्टिविटी, उसको अपनी राइटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी लानी है, ना कि सब्जेक्टिविटी नहीं लानी, ऑब्जेक्टिविटी लानी है। हिज इमोशन एंड पैशन मस्ट बी डिसपर्सनलाइज्ड, इनको निकाल दो, उसके खुद के जो इमोशंस हैं, उसके खुद के जो पैशंस हैं, उनको अलग कर दो उसके वर्क से खुद को, ठीक है। ही मस्ट एज इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव एज अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट जो है वो किसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करता है, तो ये नहीं कहता कि मेरी ये राय है, वो कहता है इस चीज़ पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया और चीज़ का रिजल्ट ये आया, ठीक है। वो ये नहीं कहता कि ये मेरा रिजल्ट है या अपनी ओपिनियन दे के कि ये रिजल्ट आएगा, वो कहता है कि ये चीज़ है जिस पर एक्सपेरिमेंट हुआ, इसका रिजल्ट ये है, तो यही फाइनेस्ट रिजल्ट है और यही मेरी फाइनेस्ट ओपिनियन है। तो जैसे साइंटिस्ट ऑब्जेक्टिव सोचता है, उस तरह आर्टिस्ट को, पोइट को भी ऑब्जेक्टिव सोच के एक ऑब्जेक्टिव वर्क क्रिएट करना चाहिए जो कि टाइमलेस बन जाए। द पर्सनैलिटी ऑफ द आर्टिस्ट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों? यहाँ पे वो ये सीरीज ज़्यादा जोर देता है कि जब एक राइटर अपनी किताब लिख लेता है, जब राइटर अपना वर्क और आर्ट प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, तब उस राइटर का उसकी किताब से, उसके वर्क से कोई लिंक नहीं रहता। यानी एक किताब जो उसकी पब्लिश हो गई है, उसके बाद अगर हम ये देखें कि भाई नहीं, ये इस आर्टिस्ट ने लिखी है तो आर्टिस्ट को अप्रिशिएट किया जाए, वो कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिस्ट का काम था वर्क को प्रोड्यूस करना, वर्क प्रोड्यूस होने के बाद आर्टिस्ट की कोई अहमियत नहीं रहती, कोई वैल्यू नहीं रहती, जबकि जो उसके वर्क है ना, वर्क ऑफ आर्ट है, उसकी बुक है, उसकी वैल्यू रहती है। तो हमें अप्रिशिएट
उसकी बुक को करना चाहिए, ना कि ऑथर जो था उसने तो क्रिएट सिर्फ करना था, उसका काम था कि क्रिएट करे, बाकी उसके वैल्यू किस चीज़ की होनी चाहिए, उसके वर्क की, उसकी आर्ट की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो उसने इस चीज़ पर बहुत इम्फेसाइज़ किया। उसके बाद वो कहता है कि गुड पोइम वही है जो अपने साथ एक होल या फिर ऑल द पोइट्री, इससे पहले जितनी भी पोइट्री क्रिएट हो चुकी है और जितनी पोइट्री उसके टाइम पीरियड पर या सीरियल के टाइम पीरियड पर क्रिएट हो रही है, ऐसा गुड पोइम वही है जिसके अंदर पास्ट भी हो, पास्ट की पोइट्री की जो है वो एग्जांपल्स हो, रेफरेंसेस हो, और प्रेजेंट के दौर का भी जो है इसमें इन्फ्लुएंस नज़र आए, ऐसी पोइम जो होगी वो गुड पोइम कहलाएगी। और ऐसी पोइम जिसके अंदर सिर्फ राइटर का खुद का इन्फ्लुएंस नज़र आए, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी ना हो, वो बैड पोइम होगी अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट। तो कहता है कि मज़ीद आगे यही बात कहेगा कि अपने पर्सनल जॉयज़, अपने सॉरोज़, अपने गम वगैरह, इन सब चीज़ों को निकाल के ना पोइट्री को सेंस ऑफ ट्रेडिशन के साथ लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें कहने के बाद इसकी ये सारी बातें वो किसको कह रहा था, ये सारी बातें वो क्रिटिक्स को कह रहा है, जिन्होंने किसी भी वर्क को इवेल्युएट करना है कि भाई हाँ ये वर्क बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ये वर्क सही नहीं लिखा हुआ, या फिर मेरिट्स और डीमेरिट्स बताने हैं। तो कहता है ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म एंड सेंसिटिव एप्रिसिएशन इज डायरेक्टली नॉट अपॉन द पोइट। भाई क्रिटिसिज्म और एप्रिसिएशन पोइट को नहीं हमें करनी चाहिए कि हम अक्सर पार के कहते हैं नहीं ये तो पोइट ही नहीं अच्छा, हम अपनी बाइसनेस में कह देते हैं, खुद को कोई पसंद नहीं होता तो हम कहते हैं भाई मिल्टन नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा। तो वो कहता है हमें पोइट को कुछ नहीं कहना चाहिए, हमें उनके वर्क पर ओपिनियन देनी चाहिए, उस पर क्रिटिसिज्म करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए अगर वो अच्छा है। पोइट का इसमें कोई कसूर नहीं है और पोइट और उसकी किताब का कोई रिलेशन नहीं है जब वो पब्लिश हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी कोई किताब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ये पोइट नहीं अच्छा। तो वो कहता है इस व्यू को आप खत्म कर दें, वो पोइट अच्छा ही है जो उसने वर्क प्रोड्यूस किया है, और उसने कोई एक नहीं, उसने लाखों में वर्क प्रोड्यूस किए हैं। तो आप उसकी एबिलिटी का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन जिसका वर्क ऑफ आर्ट है, अगर आपको उसमें कुछ क्रिटिसिज्म नज़र आ रहा है, कोई पॉजिटिव बातें लग रही हैं, कोई अच्छी बातें लगी, तो आप उस वर्क को अप्रिशिएट करें, ना कि पोइट को जाके कर दे, ठीक है। जिस तरह पोइट का कोई लिंक नहीं है ना आपकी अप्रिसिएशन और ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म से, उसी तरह बिल्कुल कहता है कि आपका भी पोइट से कोई लिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका उसकी किताब से लिंक है, रीडर ऑथर को कम पढ़ता है, उसकी किताब को ज़्यादा पढ़ता है, उसकी किताब में जो बातें हैं उसको ज़्यादा पढ़ता है, उसके आइडियाज़ वहाँ से लेता है, ना कि वही आइडियाज़ को आप कहे कि ये पोइट की आइडियाज़ है। पोइट ने तो वर्क प्रोड्यूस किया, उसकी ये आर्टिस्टिक एबिलिटी थी, ये चीज़ होगी। उसके बाद पोइटिक प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी वही है इम्पर्सनैलिटी ऑफ थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी के अंदर ही आता है मज़ीद। अब ये कहता है कि हमारा जो राइटर है ना, उसके दिमाग में जो पोइटिक प्रोसेस होता है, यानी व्हेन ही वाज जनरेटिंग सम पोइट्री इन हिज माइंड। देखो पोइट्री जो है ना वो माइंड से जनरेट होती है, ठीक है। माइंड का बहुत ताल्लुक होता है हमारे किसी चीज़ को जनरेट करने में, लाइन्स को जनरेट करने में, ठीक है, इस तरह। तो वो कहता है कि जो पोइटिक प्रोसेस हो रहा होता है ड्यूरिंग जब हम पोइट्री लिख रहे होते हैं या फिर सोच रहे होते हैं कि हमें क्या लिखना चाहिए, उस टाइम जो हमारा माइंड है ना वो एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा होता है, कैटलिस्ट एजेंट की तरह। कैटलिस्ट का मतलब ये है एक ऐसा मादा या ऐसा ज़रा जो एक ऐसा मादा, एक ऐसा ज़रा जो चीज़ों को कंबाइन करके मिक्स करने के लिए ज़रूरी हो। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एक स्पून है, वो हम लेते हैं, उसमें थोड़ा एक ग्लास, एक स्पून, और फिर ग्लास में पानी डालते चीनी। अब वो चीनी तो घुली नहीं, वो तो ऐसे नीचे जाके बैठ गई अभी। उस चीनी को जो घोलने के लिए हम चम्मच यूज़ कर रहे हैं वो मे बी कैटलिस्टिक, ठीक है, वो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट एजेंट है जो कि हमारी मदद कर रहा है मिक्सचर को मिक्स करने में, उस मिक्सचर को बनाने में, मिक्स करने में। तो इसी तरह कहते हैं इंसान का माइंड जो है ना वो कैटलिस्ट है, कैटलिस्टिक एजेंट है, जो कि डिफरेंट इमोशंस, कोई किस पर्सन के, कोई किस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के इमोशंस, कुछ अपने इमोशन सबको इकट्ठा करके एक न्यू कुछ क्रिएट करता है, एक कुछ न्यू क्रिएट करता है। तो उसका माइंड जो है एज ए कैटलिस्टिक एजेंट वर्क कर रहा है, और जो वो चीज़ क्रिएट कर रहा है वो अपने माइंड से जो क्रिएट कर रहा है वो क्रिएट होने के बाद उसके माइंड से डिफरेंट हो जाएगी जो उसके वर्क ऑफ आर्ट है। यानी माइंड और वर्क ऑफ आर्ट फिर कहता है कि डिफरेंट चीज़ें हैं। माइंड यूज़ होता है क्रिएट करने के लिए, लेकिन बाद में माइंड की कोई वर्थ नहीं रहती, वो यही चीज़ हमें समझाना चाह रहा है। फिर वो एग्जाम्पल देता है, कहता है कि जैसे कि एक जार है, उस जार में हम ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड भरते हैं, ठीक है। अब उस ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे मिक्स नहीं होंगे कि हमने भर दिया तो वो मिक्स हो जाएंगे, नहीं। उनको मिक्स करने के लिए हमें एक पीस ऑफ प्लाटीनियम की ज़रूरत है। प्लाटीनियम जो है ना वो उन दोनों को मिक्स करने के लिए काम होगा। वो छोटा एक मेटल का टुकड़ा डालता है प्लाटीनियम का और उनको मिक्स करता है, तो वो दोनों ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स होकर सल्फरस एसिड बन जाते हैं। जब वो एसिड बन जाते हैं तो प्लाटीनियम जो है ना, हमने जो मेटल और प्लाटीनियम डाला होता है वो मिट जाता है, वो दिखाई ही नहीं देता, वो मिक्स हो जाता है, उसकी खुद की शिनाख्त रहती नहीं है। यानी कि अगर कोई देखने वाला ये भी नहीं कहेगा कि भाई इसमें आपने मेटल और प्लाटीनियम यूज़ किया, क्यों? क्योंकि उसकी कोई इलामत ही नहीं रही, निशानी ही नहीं रही पानी के अंदर या फिर उस एसिड के अंदर हमें नज़र आए कि प्लाटीनियम भी जो है उसका भी जो है मिक्स होकर वो भी हमें नज़र आ रहे, नहीं, वो इनविजिबल हो गया, वो जो पार्ट था प्लाटीनियम का पीस था इनविजिबल हो गया।
तो इसी तरह कहता है जिस तरह प्लाटीनियम का वो पीस इनविजिबल हो गया, लेकिन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो था ना ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड का, उसने ही करवाया है, मिक्स उसने ही किया है इन दोनों को, और उसकी वजह से सल्फर एसिड बना है, वो खुद ही गायब हो गया अंदर से, यानी कि उसकी खुद की शनाख्त डेड हो गई है। तो इसी तरह वो कहता है कि पोइट का जो माइंड होता है ना, वो भी यही चीज़ है, वो सब चीज़ों को कंबाइन करने के लिए, हमारे जो माइंड में एक्सपीरियंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, ठीक है, हमारी मेमोरीज होती हैं, उन सब चीज़ों को हमारा माइंड कंबाइन करता है और उसे एक नई चीज़ में तब्दील कर देता है। जैसे एक केमिकल रिएक्शन बना के हमने सल्फर एसिड प्रोड्यूस किया, उसी तरह ये इनको कंबाइन करके एक न्यू टाइप ऑफ, न्यू सॉर्ट ऑफ पोइट्री को जनरेट करता है। तो जब ये जनरेट हो जाती है पोइट्री, तो फिर भाई माइंड जो है वो इनविजिबल हो जाता है अंदर से, समझ आ गई। जिस तरह पीस ऑफ प्लाटीनियम अपना शाहकार करने के बाद, यानी शाहकार प्रोड्यूस करने के बाद गायब हो गया, शाहकार क्या है, उसने एक एसिड बना दिया, ठीक है, और वो गायब हो गया। इसी तरह माइंड है, उसने एक वर्क ऑफ आर्ट, एक जीनियस वर्क ऑफ आर्ट बना दिया और अब वो गायब हो गया। तो यहाँ कहते हैं कि माइंड एज ए प्लाटीनियम या फिर एज ए कैटलिस्टिक एजेंट के तौर पर काम करता है। ये चीज़ होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो इससे हमें ये पता चला कि वो, इससे कहना वो ये चाह रहे हैं कि जो पर्सनैलिटी है ना राइटर की, उसका माइंड, उसके इमोशंस, उसके इवेंट्स, ठीक है, उसके जो भी चीज़ें जो उससे रिलेटेड है, वो सब चीज़ें अलग हो गई उसके वर्क ऑफ आर्ट से, जब उसका वर्क ऑफ आर्ट जनरेट हुआ। तो फिर वो आगे एक एग्जांपल देते हुए यही कहेगा, द मोर द परफेक्ट द आर्टिस्ट, जितना ज़्यादा परफेक्ट आर्टिस्ट होगा, द मोर कम्प्लीटली सेपरेट इन ही, वो उतना ही अपने आप को सेपरेट कर सकता है या फिर अपने आप में सेपरेट है। विल बी द मैन हु सफ़र्स, ये आर्टिस्ट वो इंसान होगा जो ज़्यादा सफ़र करता है, परेशानियाँ झेलता है, एंड द माइंड, लाइक, और जो उसका जो माइंड है वो क्रिएट करता है। इसे कहने से मुराद दिया कि सफ़र करने का क्या मकसद है। सफ़र करना मतलब एक आर्टिस्ट जो है वो जगह जगह जाता है, एक्सपीरियंसेस करता है, इवेंट्स ढूंढता है, रिकलेक्ट करता है मेमोरीज को, इमोशंस को डिफरेंट जगह से उठाता है, रिकलेक्ट करता है, लोगों से बातें करता है, ठीक है, उनकी राय लेने के लिए। तो इतना कुछ जो है सबसे पहले एक आर्टिस्ट को सफ़र करना करता है। यानी कि हमने पढ़ा हुआ है कि आर्टिस्ट जो होता है ना, वो खुद ब खुद एक वर्क को क्रिएट नहीं करता, वो एक ट्रैवलर होता है जो मुख्तलिफ जगह पर जाकर मुख्तलिफ चीज़ों का एक्सपीरियंस करता है। तो क्या सफ़र कर रहा है? सबसे पहले तो राइटर खुद सफ़र कर रहा है, द मैन हु सफ़र्स, इन सब चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए, मटीरियल को कलेक्ट करने के लिए जो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। और फिर जब वो घर जाता है और घर जाके जो है ना, फिर उसका माइंड जो है उन सब चीज़ों को जो उसने देखी हैं, जो उसने सुनी है, जो उसने जैसे जैसे परसीव की है, वो उन सब चीज़ों को माइंड में दोहरा के केयरफुली कंसंट्रेशन के साथ क्रिएट करता है एक कम्बिनेशन माइंड से, ठीक है। उसके बाद जब वो आर्ट क्रिएट हो जाती है, ठीक है, तब उसका माइंड और उसकी सफरिंग्स दोनों अलग हो जाती हैं उसकी आर्ट से। तो कहते हैं कि परफेक्ट राइटर ही वो है जो अपने इमोशंस को अलग रख सके अपने वर्क ऑफ आर्ट से, ठीक है। आल दो के उसने बहुत सफ़र किया है, उसके माइंड ने ही क्रिएट किया, लेकिन उसका वर्क ऑफ आर्ट उसका नहीं है, ठीक है, अब एक पब्लिकल वर्क ऑफ आर्ट बन चुका है यही चीज़। उसके बाद यहाँ पे फिर एम्फोसिस करते हुए कहता है कि द पर्सनालिटी ऑफ द पोइट डज नॉट फाइंड एक्सप्रेशन इन हिज पोइट्री, के पोइट की जो पर्सनालिटी है ना, उसका हमें थोड़ा सा भी एक्सप्रेशन नजर नहीं आना चाहिए उसकी पोइट्री में, ठीक है। वही पोइट्री जो होगी बेहतरीन पोइट्री होगी, ठीक है। जिस तरह के जो कैटलिस्टिक एजेंट है पोइटिक प्रोसेस ऑफ पोइटिक कंपोजिशन के अंदर, वो डिफरेंट होता है ना, तो बिल्कुल इसी तरह पोइट की जो पर्सनालिटी है एज अ कैटलिस्टिक एजेंट है जो सब कुछ बनाती है, जिसकी एफर्ट बहुत होती है, लेकिन एट द एंड जब उसका वर्क पब्लिश हो जाता है तो उसकी एफर्ट जो है वो गायब हो जाती है, उसका नाम जो है वो हट जाता है, ठीक है। उसकी मेहनत जो है वो, उसके इमोशंस जो है, एक्सपीरियंस जो है वो अलग हो जाते हैं, यानी उसकी पर्सनालिटी अलग हो जाती है। ये नेक्स्ट में वो कह रहा है इमोशंस एंड फीलिंग्स, ये नेक्स्ट पॉइंट है। इसमें वो कहता है कि पोइट्री ज़रूरी नहीं है कि इमोशंस या फीलिंग्स से ही बने, बल्कि इन दोनों के बगैर भी एक पोइट्री क्रिएट हो सकती है। जब इसने ये बात की ना कि इमोशन ज़रूरी नहीं है, फीलिंग्स ज़रूरी नहीं है पोइट्री में, तब इसने रिजेक्ट किया वर्ड्सवर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू को, इसकी थ्योरी ऑफ पोइट्री को, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने, अगर आपको याद हो, कहता है इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस विच टेक इट्स ओरिजिन फ्रॉम द इमोशन, कि पोइट्री ऐसा वर्क ऑफ आर्ट है जो अपना ओरिजिन लेता है इमोशंस, जज्बात से पैदा होती है, ठीक है, ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स से पैदा होती है, ठीक है। और फिर जाके जो कहता है कि वर्ड्सवर्थ कि वो जो इमोशंस होते हैं वो रिकलेक्टेड हमने करने होते हैं इन ट्रैंक्विलिटी के अंदर, यानी कि फिर जो इमोशंस जहाँ जिससे पोइट्री क्रिएट होती है वो हमें संजीदगी से किसी तन्हाई वाली जगह पे जाके बैठ के उन चीज़ों को याद करके फिर एक पोइट्री क्रिएट होती है उन इमोशंस को याद करने से। तो यानी उसका कहना ये था कि सबसे पहले हम रियलिटी को खुद एक्सपीरियंस करें, एक्सपीरियंस करने के बाद हम जो इमोशंस, जो फीलिंग्स हमारी उस एक्सपीरियंस से प्रोड्यूस हुई हैं, हम उनको घर जाके आराम से उन चीज़ों को अपनी माइंड में रिवाइंड बैक करके सोच के कंसंट्रेशन से एक वर्क प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो ये इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं, ये कहता है ज़रूरी नहीं कि पोइट्री आपके इमोशंस और फीलिंग्स पे डिपेंड करे। दो तरीके की चीज़ें, दो तरह के इमोशंस होते हैं, पोइटिक इमोशंस होते हैं, दूसरा पर्सनल इमोशंस होते हैं। जो पोइटिक इमोशंस होते हैं और फीलिंग्स जो होती हैं ना, वो पोइट्री की हद तक होती हैं, लेकिन जो पर्सनल होती हैं वो उसमें पर्सनालिटी हमारी रिवील हो जाती है। तो कहता है कि हमें अपना वर्क ऑफ आर्ट प्रोड्यूस करते हुए जो है ना इम्पर्सनल होकर लिखना चाहिए, जो लोगों की चीज़ें उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उनके इमोशन, उनके एक्सपीरियंस को ज़्यादा। और दूसरा ये भी कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इमोशन और फीलिंग से ही पोइट्री प्रोड्यूस हो, इनके विदाउट भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की है। लिहाजा ये सिर्फ इसने बात की है, लेकिन इसको इस बात को ये प्रूव नहीं कर सका कि इसका क्या मतलब था। बहुत सारे राइटर्स जो है ना वो कहते हैं कि नहीं, प्रोड्यूस ही इमोशंस और फीलिंग्स से होती है। ये कैसे हो सकता है? देखो, जो वर्क हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, डैफोडिल्स है, उसमें हमने एक अपनी फीलिंग्स लानी होती है,
इमोशंस डालने हमें पड़ते हैं। तो ये इसने कैसे कह दिया कि वर्क ऑफ आर्ट जो है विदाउट इमोशंस और फीलिंग प्रोड्यूस होता है, ये तो इम्पॉसिबल है। इस तरह तो एक आर्टिफिशियल वर्क प्रोड्यूस होगा, और जब भी उस आर्टिफिशियल वर्क को कोई पढ़ेगा उसको प्लेजर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसमें सही जानन बातें नहीं थी, वो तो फिर एक हिस्टोरिकल वर्क बन जाएगा, उसमें उसको पढ़ने का मज़ा ही नहीं देगा। तो अपनी पर्सनल इमोशंस, फीलिंग्स और पब्लिक इमोशंस एंड फीलिंग्स को इंक्लूड करना चाहिए पोइट्री में। बहुत सारे लोगों ने, क्रिटिक्स ने इसको क्रिटिसाइज़ किया इस बात पे, और खुद भी। अच्छा, ये अपने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में इसने बहुत सारी ऐसी बकवास बातें की हैं जिसको इसने खुद प्रूव ही नहीं किया। ये सबसे ज़्यादा मशहूर ऐसे क्यों है? क्योंकि इसमें इसने बात की है ट्रेडिशनल, वो ट्रेडिशनल या फिर हिस्टोरिकल सेंस और थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी की वजह से सबसे ज़्यादा ये मशहूर है। ये दो चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा मशहूर है। अदरवाइज इसका ये जो वर्क ऑफ आर्ट है, ये बाकी बातें जो भी करने जा रहे हैं, इसका कोई लिंक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है ये हमारी पोइट्री से, क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूज बातें करने जा रहा है। अगला पॉइंट है आर्टिस्टिक इमोशन, द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें ये बात करेगा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस होकर लिखना। जो राइटर है ना, ज़रूरी नहीं है उसके जो पर्सनल इमोशंस होंगे, हमने बात करें दो तरह के एक पोइटिक इमोशन होता है, दूसरा पर्सनल इमोशन होता है। कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये आगे कहता है कि अगर राइटर अपने पर्सनल इमोशन भी इंक्लूड कर देता है उसकी भी कोई बात नहीं, क्योंकि उसके इमोशन ज़रा होते हैं, सिंपल होते हैं, क्रूड होते हैं। बट पोइटिक इमोशन में हमें ज़रा कम्प्लेक्स बातें लिखनी होती हैं, डिफाइंड बातें होती हैं, ठीक है, मतलब कि फिल्टर थॉट होती है उसमें हमारी, हमने बहुत बार सोचा होता है। वो पोइटिक इमोशंस होते हैं हमारे जो कम्प्लेक्स और रिफाइंड होते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये पोइट का बिजनेस नहीं है कि वो अब ढूंढे नहीं इमोशंस को, भाई कौन से कॉम्प्लेक्स हैं तो कौन से सिंपल हैं, ये उसका बिजनेस नहीं है। वो अपने खुद के भी इमोशंस जो है, उसके जो ऑर्डिनरी इमोशंस है उनको भी अपनी पोइट्री में ऐड कर सकता है, लेकिन इस तरह ऐड करे कि अपनी पोइट्री में उसकी एक नई पहचान बन जाए। इमोशन सबके सेम है। शेक्सपियर ने जिस तरह ह्यूमन नेचर को रिप्रेजेंट किया, ह्यूमन नेचर वैसे ही है सेम, लेकिन अगर आप उसके 5 ट्रेजेडीज़ को पढ़ लें, ओथेलो हो जिसे हम कहते हैं, हेमलेट, ओथेलो, और उसके बाद किंग लेयर है, ठीक है, और एंड पे मैकबेथ, अगर इन चारों को पढ़ें तो आपको प्लेजर फील होगा। है तो उसके ही इमोशंस हैं, ठीक है तो उसने ह्यूमन नेचर को डिस्कवर किया, कोई नई बात तो की नहीं उसने, लेकिन मज़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने एक न्यू मीनिंग, एक न्यू सिग्निफिकेंस, न्यू वर्ड्स के साथ उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया, न्यू थॉट के साथ। तो क्या किया उसने अपने वही इमोशंस, उसने कॉन्स्टेंट ह्यूमन नेचर को एक नए तरीके से रिप्रेजेंट किया, तो इसलिए वो ज़्यादा मशहूर हो गया। हालांकि है तो वही चीज़ है, आपके पास भी वही चीज़ है कॉमन, हमारे पास भी वही चीज़ कॉमन है, लेकिन उसके रिप्रेजेंट करने का जो तरीका था, जिसने उसके कॉन्स्टेंट नेचर को एक न्यू सिग्निफिकेंस, न्यू मीनिंग देकर जो अपना बात की, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ये कहता है कि आप अब इतने ज़्यादा इमोशंस किधर जाओगे कलेक्ट करने? अगर पोइट इतनी जगह ट्रैवल ही ना कर सके, उसके पास पैसे ना हो, ठीक है, तो वो क्या अपने इमोशंस नहीं ऐड कर सकता? टी.एस. इलियट कहता है कि वो अपने इमोशंस ऐड कर सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको अपने इमोशंस इस तरह से ऐड करने पड़ेंगे कि उससे न्यू सिग्निफिकेंस और नया मीनिंग देना पड़ेगा उनको, ताकि वो अपना ओरिजिनलिटी रखते हो अंदर, ना कि वो कॉपीड हो, ठीक है, या फिर आम बात हो जो हम ह्यूमंस बीइंग में होती है, ऐसा भी ना हो। तो ये दे शुड बी हिज पर्सनल इमोशन, ये इसके पर्सनल इमोशंस भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। इवन इमोशन ही इज़ नेवर पर्सनली एक्सपीरियंस कैन सर्व द पर्पज ऑफ पोइट्री। कहते हैं अब वो फिर बात वही करता है कि सिर्फ इमोशन ही नहीं पोइट्री में ज़रूरी होते, और भी बहुत चीज़ होती हैं। यानी कि पहले इसने क्या बात की कि भाई इमोशन से पोइट्री क्रिएट नहीं होती, बाद में ये हल्का हो गया, कहता है सिर्फ इमोशन से नहीं होती, मतलब पहले इमोशन से नहीं होती, बाद में सिर्फ इमोशन से नहीं होती, और भी चीज़ें होती हैं। बाकी ये बात तो ठीक थी इसकी कि सिर्फ इमोशंस भी नहीं होते, जिस तरह वर्ड्सवर्थ कहता है कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस हो तो पोइट्री जनरेट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो वो कहता है कि नहीं, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो तो ज़रूरी नहीं है, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसमें सिग्निफिकेंस हो, उसमें मीनिंग हो, तो वो जनरेट हो जाती है। और पोइट्री को जनरेट करने के लिए सिर्फ इमोशन से नहीं होते, उसमें सब्जेक्ट मैटर होता है, उसमें एक तरह की ग्रैंड लैंग्वेज होती है, ज़रूरी नहीं ग्रैंड भी हो, लेकिन हमने बड़ी कॉन्शियसली उसको वर्ड्स को चुना होता है अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे इसने ये बात की। उसके बाद सेकंड जगह जहाँ पे इसने ये वर्ड्सवर्थ को रिजेक्ट किया, कहता है कि जब हम पोइटिक कंपोजिशन कर रहे होते हैं, यानी हमारे माइंड में एक प्रोसेस हो रहा होता है कि हम पोइट्री किस तरह लिखें, तो उस प्रोसेस में हमारे इमोशंस, हमारी मेमोरी या फिर तन्हाई उन चीज़ों के लिए ज़रूरी नहीं है। यानी एक पोइट को पोइट्री लिखते वक्त ये ना इमोशंस की ज़रूरत है, ना ही उसको जो उसने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं, देख ली, उन चीज़ों को रिवाइंड करने की ज़रूरत है माइंड में, ना ही उसको कोई तन्हाई में बैठ के वर्क लिखने की ज़रूरत है। अगर वो कहता है अगर वो पोइट है ना, तो उसको सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। वो कहीं पर भी बैठा होगा वो पोइट्री जनरेट कर देगा। ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि वो भीड़ में बैठा हो तो जनरेट ही नहीं कर सकता, वो माजी की बातें सोचेगा वो तभी जनरेट करेगा, नहीं। वो कहता है जहाँ जहाँ पोइट बैठा है, जहाँ जहाँ उसने एक्सपीरियंस किया, वहाँ वहाँ वो एक नई थिंग कंसंट्रेशन के साथ जनरेट करता गया। दिस इज़ एन, ये कहता है कि दिस इज़ एन आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट होता है। वो आर्टिस्ट नहीं होता कि एक जगह जाके कमरे खिड़कियाँ बंद करके जनरेट हो रहा है, नो। कंसंट्रेशन ऑफ ए नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, जो उसने एक्सपीरियंस किया उन पे ध्यान से वो कंसंट्रेशन करेगा, ठीक है। कंसंट्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा उसकी पोइट्री में, वो बेसिकली कहता है कि वो पोइट्री है, और वो जो है उसका डेलिब्रेट कॉन्शियस वर्क ऑफ आर्ट होगा। अब उसका दो चीज़ों में वो और बात करता है, कहता है कि गुड पोइट और बैड पोइट में क्या फ़र्क है। गुड पोइट जो है ना, सॉरी बैड पोइट को हाईलाइट करते कहते हैं बैड पोइट जो है ना, वो इतना बेवकूफ़ होगा कि उसे जहाँ पे कॉन्शियस होना है वहाँ पे अनकॉन्शियसली वर्क करता है।
अनकॉन्शियसली वहाँ पे अपनी पोइट्री में अनकॉन्शियस हो जाता है, और जहाँ पे उसको अनकॉन्शियस होना चाहिए वहाँ पे वो कॉन्शियस हो जाता है। कहने से मुराद ये है, जिस चीज़ पे आपको फुल गौर फिक्र करना है आप उस जगह गौर फिक्र नहीं करते, और जिधर आपको गौर फिक्र करना ही नहीं है आप उधर जाके गौर फिक्र करके चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये चीज़ें कहते हैं कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि कॉन्शियस कहाँ पे होना है, अनकॉन्शियस कहाँ पे होना है, इसलिए ये बात है। तो आगे क्रिटिक्स ने कह दिया, ओ भाई तुम फिर हमें बता दो, TSE लेट को मतलब क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि फिर तुम हमें बता दो कि कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे हमें कॉन्शियस लेवल को बरकरार रखना है, कहाँ अनकॉन्शियस होना है। तो TSE लेट ने जवाब नहीं दिया, ऐसे तो उसने लिख दिया था, और लिहाजा तो फिर कहने से मुराद ये भी जो इसकी बात थी ना कॉन्शियस और अनकॉन्शियस वाली, ये भी इसकी इमोशंस और फीलिंग्स की तरह जो थी ना ऑब्सक्योर ही रही, कन्फ्यूजन में ही रही, वेग ही रही, ठीक है, जिस पे कोई उसने खुद भी बात नहीं की, क्लियर नहीं किया कि भाई जो है ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस हम कब हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इमोशंस और फीलिंग्स का कितना हिस्सा जो है हमें पोइट्री में डालना चाहिए, कितना नहीं, तो खुद बातें करके खुद ही जवाब भी नहीं इसने दिए। उसके बाद एक जगह फिर ये नेक्स्ट लाइन में कहता है पोइट्री, ये बहुत जो इंपॉर्टेंट लाइन है, पोइट्री एंड एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी एंड पर्सनल इमोशन। ये बेसिकली जो है ना इस वजह से जो है TSE लेट मशहूर था। यहाँ पे देखो सारी बातें वही कर रहा है, पोइट्री जो है ना वो खुद को निकाल के होनी चाहिए, यानी कि उसमें ऑथर का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, खुद का पर्सनल बाइसनेस नहीं होना चाहिए, पर्सनल इमोशंस नहीं होने चाहिए, यानी कि ये अगेन उसने थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी की बात कर दी, या पोइट्री इम्पर्सनल होनी चाहिए। तो इसी वजह से तो वो मशहूर है, सेंस ऑफ ट्रेडिशन और थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी की वजह से। फिर ये एक डेफिनेशन देगा, कहता है कि पोइट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। ऐसा नहीं है कि बस अपने इमोशंस में बहक जाओ और लिखी जाओ, नो, इट्स एन एस्केप फ्रॉम मोशन, अपने आप को अपने इमोशन से दूर करके लिखना। इट इज़ नॉट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, ये अपनी पर्सनैलिटी का एक्सप्रेशन नहीं है पोइट्री, बल्कि ये अपनी पर्सनैलिटी को निकाल के लिखना, ये है भाई पोइट्री, जिसमें ना तुम्हारे इमोशंस हो, ठीक है, ना तुम्हारी पर्सनैलिटी हो, बस तुम्हारा वर्क ऑफ आर्ट हो और ऑब्जेक्टिव थिंकिंग हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी हो तुम्हारी अंदर, सब्जेक्टिविटी ना हो, ये तुम्हारी पोइट्री होगी। तो यही मेजर दो चीज़ें थी जिस पर इसने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया, ठीक है। और फिर ये थोड़ा बहुत एम्फेसिस अगली लाइनों में एम्फेसिस करके कहते हैं कि जो हिस्टोरिकल सेंस है उसको हमें कॉन्शियसली ऑब्टेन करना चाहिए, ठीक है, कहीं से भी ऑब्टेन करें लेकिन कॉन्शियसली करना चाहिए, ताकि हमारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो है माजी के क्लासिक्स के वर्क्स के हमारे माइंड में रह जाए। और ज़रूरी नहीं है कि होल लिटरेचर को ही पढ़ लिया जाए, होल क्लासिकल लिटरेचर को पढ़ा जाए। वो कहता है जितना आपकी कैपेसिटी है, लर्निंग कैपेसिटी है, स्टोरिंग कैपेसिटी है, आप उतने हिसाब से पढ़ें, ठीक है, वो आपके लिए ज़रूरी होगा। फिर आप एक नया वर्क जनरेट कर सकते हैं, और अगर आप एक गुड क्रिटिक बनना चाहते हैं तो भी आपको सेंस ऑफ ट्रेडिशन डेवलप करनी पड़ेगी और अच्छी खासी करनी पड़ेगी, ताकि आप किसी मॉडर्न वर्क को इवेलुएट करते वक्त जो है अंदाज़ा लगा सकेंगे उसमें क्या चीज़ न्यू फैक्ट्स कन्वे किए गए, कौन सी न्यू इन्फॉर्मेशन है, कौन सी न्यू थीरीज़ को प्रमोट किया गया। ये सारी जो थी ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट आज हमारा खत्म हो गया। इसके नोट्स जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, आप वहाँ से ले लें। नेक्स्ट पेज पे एक डेफिनेशन है वो मैंने हाईलाइट किया कोड के नाम से, वो आप ज़रूर याद कीजिएगा। इसमें हिस्टोरिकल सेंस की डेफिनेशन है, वो अक्सर पूछ ली जाती है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।